Hi, good morning. Can you see me? Can you hear me after 2 months? Hi, can you see me? Can you hear me? Let me see. Hi, can you see me? Can you hear me? Let me see. हाँ भाई लोग कैसे हो? हाँ, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद दिखे। कहाँ गए थे तुम लोग यार? मिल नहीं रहे थे। मैं पूछे जा रही थी कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए बच्चे। आज मिल पाए हो इतने दिनों बाद? हैं बताओ, तुम बताओ, तुम कहाँ पे थे? मैं तो यहीं थी। तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। मैं तो रोज ही आती थी पढ़ाने, तुम ही नहीं आते थे। क्लास में 0 बच्चे। बताओ आज आए हो तुम इतने दिनों बाद। ये क्या हो गया? ऐसे मत करो यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ थी 2 महीने से? अलग से वीडियो बना दूंगी, छोड़ो ना। क्यों ऐसी बातें पूछते हो? हाँ, तो ये बैच जो अभी अपन शुरू करेंगे, आज मैं बहुत दिनों बाद बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ यार। तो ऐसा लगता है कुछ तो चीज़ें मुझे याद ही नहीं होंगी, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं। रुको देख लूँ मैं एक बार, मेरा पेन पेपर सब सही से चल रहा है। कहाँ पे है भैया? लाओ देखें। ये आगे 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 ऑप्शंस आ गए भैया। पेन ब्लैक, हाँ सही है सही है। सो नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये बैच जो जिसका नाम विजयी भव है, विजयी भव मीनिंग समझते ही हो तुम, जीत आपकी हो। ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। विजयी भव बैच 2022 और 23 के बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि 2021 वाले पढ़ नहीं सकते, बट इट इज़ अ डिटेल्ड बैच, ठीक है। अब मैं जान गई हूँ इतने समय बाद कि बहुत सारे एमएससी के बच्चे, बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे, ये सब भी इन वीडियोस को देखते हैं। तो बेटा ये डिटेल्ड है, जो आपके मतलब की चीज़ है उसे उठा लीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। सो पर्पज़ ये है कि नीट होगा जो अगले साल, उसमें हमें 360 में से 350 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं, जिसके लिए मेरे लेक्चर्स, एनसीईआरटी और जो क्वेश्चन असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी वो इनफ होंगे। आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अनअकैडमी आपके लिए फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ लेके आया। हालांकि ये 2021 के लिए, 2022 वाले बच्चे ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ भी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं अनअकैडमी पे भी अपनी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ चलाऊँगी, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी वो है यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी से पढ़ाने का मन करा था, तुम्हें पता है मेरी फेवरेट है। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम आजकल मैं पढ़ रही हूँ, मज़े आ रहे थे पढ़ने में, तो मुझे लगा तुम्हें भी पढ़ा दूँ, तुम्हें मज़े आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अनअकैडमी प्लस पे मेरी क्लासेस, प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस भैया शुरू हो रही हैं 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। नया बैच चलेगा 2022-23 के लिए ही। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी, +1 प्लांट फिजियो। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद देयर। सो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, नीट यूजी कैटेगरी में जाके आपको अपना समय सिलेक्ट करना है, आप कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और आपको कोड डालना है 10% अपनी फ़ीस कम करने के लिए। कोड है, बहुत ही हल्का दिख रहा है यहाँ पे, लाओ थोड़ा बड़ा लिख दें, RITU, ठीक है जी। अब प्लस पे भी मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ चलाने वाली हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ। तो जब भी आपका मन करे, जैसी आपकी इच्छा हो, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे एक ऑफ़र है यार तुम्हारे लिए। नहीं ये नहीं, ये वाला नहीं, ये ऑफ़र है। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है टिल नीट 2022। मतलब नीट 2022 के बाद ये वैलिड नहीं है ऑफ़र, ठीक है। मतलब नीट 2022 से पहले पहले मिलेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये कोड डालेंगे RITU एंड यू विल गेट इट, और ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, तो तुम देख लेना। अच्छा, ये इसकी मैं बात कर रही थी, रैंकर्स टेस्ट सीरीज़, ये क्या है?
भैया ये 2021 वालों के लिए बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ है, जिसमें पूरा तीनों सब्जेक्ट रहेगा। केमिस्ट्री बनाएंगे विशाल सर, बायोलॉजी बनाऊंगी मैं, और गौरव सर बनाएंगे फिजिक्स। ठीक है जी, इट इज़ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। इसको आपको सिंपल क्या, ये मई 21 से चालू है 10 AM। ठीक है, इसका शेड्यूल मेरे पास है, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम पे आपको कैसे जाना है, ऋतु रतेवाल लिखोगे टेलीग्राम पे आप, तो एक बहुत बड़ा चैनल आएगा, अराउंड 50,000 बच्चे हैं उसमें, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं इस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये 2021 वाले हैं, मतलब ऐसा है कि 3-3 4-4 चैप्टर का एक बार में टेस्ट होएगा। इस तरीके से आप लोगों का पूरा चैप्टर्स का टेस्ट हो जाएगा। ये देना ज़रूर है। देखो यार, जो बच्चा ये सोचता है ना कि मैं सिर्फ पढ़ के तैयारी करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, ऐसा नहीं होता। ये मैं बहुत बार एम्फेसिस करती हूँ यहाँ पे इन क्लासेस में, दैट टेस्टिंग योर सेल्फ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज प्रिपेयरिंग। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी रियलिटी से भाग रहे हैं। क्यों नहीं मन करता ना हमारा टेस्ट देने का, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। कोई चैप्टर पढ़ लिया, लगता है आहा मजे आ गए, फिर उसमें से 60 क्वेश्चन किए, पता चला सिर्फ 30 ही ठीक हो रहे हैं, 50% ठीक है। फिर हमें पता चलता है अच्छा ये हमारी सच्चाई है, दिस इज़ अवर रियलिटी। तो हमें मन नहीं करता टेस्ट करने का। जब मेरे स्टूडेंट थे तो मेरा भी नहीं मन करता था। तो इट इज़ अ रियलिटी, इसको एक्सेप्ट करो। चीज़ें तब तक ठीक नहीं होती जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि वो गलत है। ठीक है, टेस्ट देने हैं, चाहे तैयारी हो चाहे नहीं हो। ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप लोग कोड डालेंगे RITU ऋतु, सिर्फ ज्वाइन करने के लिए। इसमें पैसा कोई नहीं लगेगा, कोड से तुमको ऑफ कुछ नहीं मिलेगा। जब पैसा ही नहीं लग रहा तो यू विल जस्ट एंटर, यू विल स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज विद द कोड ऋतु। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यार वैसे मैं ना iPad पे पढ़ाना चाहती थी, बट iPad पे अभी तुमने देखा ना कल कितना एरर आ गया, तो अभी मैं शुरू करूँगी। मुझे iPad पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आते हैं यार, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी, देखो जो मेरे नन्हे, ज़्यादा ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो भी 10वीं से 11वीं में आए हैं, ठीक है, जो पहले से पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, पर जो किड्डू हैं, छोटे छोटे बच्चों हैं, सुनो ध्यान से सुनो बच्चों, मेरे बच्चों, ये अप्पा हैं, ये हम हैं। दिस इज़ अ गाय, ही इज़ कॉल्ड मदन लाल। He is very happy because he appears on my board again and again throughout my classes. This is Madan Lal. He has a pretty good physique, V-shaped body, good physique. देखो फैट नहीं है बंदे की बॉडी पे एक्स्ट्रा। अब मदन लाल की बॉडी किसी भी ह्यूमन बॉडी की तरह है। ह्यूमन बॉडी अंदर से खाली होती है, नॉट एग्जैक्टली ऐसे, बट समथिंग लाइक दिस। अंदर से पूरी एक कैविटी होती है, जैसे ढोल खाली होता है वैसे ह्यूमन बॉडी अंदर से खाली होती है। तो फिर ये क्या है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये बेटा बॉडी वॉल है, तुम्हारी बॉडी की एक वॉल है। दिस इज योर बॉडी वॉल। अब तुम कहोगे मैडम बॉडी वॉल किस चीज़ का बना होता है? बॉडी वॉल बहुत सारे टिश्यूज़ का बना होता है। हमारी बॉडी में 4 प्रकार का टिश्यूज़ होता है, तुम लोगों को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी को कवर करता है, जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। एक होता है मस्कुलर टिश्यू, ये तुम जानते होगे, जो मसल्स होती हैं। एक होता है नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बनता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स बनती है, ये भी तुम छोटी क्लासेस में सुन के आते हो। और आखिरी होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो तुमने थोड़ा कम सुना होता है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तुम्हें बताऊंगी। क्या बोला मैंने, कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं, मैं साथ साथ में लिख रही हूँ, नोट करते जाओ मेरे बच्चों, ये बेसिक्स है, अपने को आने चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू जो कवर करता है, ब्रैकेट में लिखो कवरिंग। आज जो चीज सीख लोगे ना वो तुम्हें 2 साल बाद भी काम आएगी, ठीक है। ये इस चैप्टर में नहीं तो किसी और चैप्टर में तुम्हें मिलेगा। तो मैं जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाती हूँ सब कुछ तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। कुछ भी मैं अपनी मर्जी से मजे के लिए नहीं पढ़ाती कि आओ आज ये पढ़ा देती हूँ बच्चों को, मेरा मन सा कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हो गया था ना, ध्यान से सुनेंगे, चलो कोई बात नहीं। एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग टिश्यू, मस्कुलर यानी मसल्स, नर्वस टिश्यू या न्यूरोनल टिश्यू भी बोलते हैं इसे, जिसमें कि हमारे न्यूरॉन्स और कुछ और सेल्स होते हैं। एंड फाइनली कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा कम पता है, आई नो, बट कोई बात नहीं। 4 प्रकार का टिश्यू नोट हो गया। मैं चाहती हूँ तुम क्लास में थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे ना देखा करो, आया करो जैसे कि मुजरा देखने आए हो। हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्लास में गंदी बात होती है, बट मुझे ऐसे फीलिंग आती है कोई कोई बच्चों से, ऐसे बैठे होते हैं बच्चे। ऐसे कौन बैठते भाई क्लास में?
हाथ नीचे करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखो, साथ साथ में लिखो, ठीक है। तो ये जो बॉडी वॉल है, बात ये हो रही थी बॉडी वॉल है किस चीज़ की बनी होती है बेटा? देखो बाहर तो ऑफ कोर्स स्किन है, बाहर तो ऑफ कोर्स स्किन है ना, यहाँ पे स्किन है, ये स्किन है, सबकी है भैया। तो स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर एपिथेलियल टिश्यू होती है। स्किन में भी सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे मसल्स मिलती हैं और कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव, चारों ही टिश्यू बेटा। एपिथेलियल है सबसे बाहर जो स्किन में मिल रहा है, ठीक है, मस्कुलर है, मसल्स हैं, नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, सारा कुछ है, मेजरली मसल्स है, ठीक है। सो दिस इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल तो मैं लिख चुकी हूँ, मसल्स लिख देती हूँ, रेड मुझे पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता, ठीक है। तो अंदर से अपना ये खाली पड़ा है, इस खाली को बॉडी कैविटी बोलते हैं। सोचने की बात है भैया, बॉडी के अंदर जो कैविटी है बॉडी कैविटी कहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बॉडी कैविटी। इसका एक फैंसी नाम है, बताना जरा चैट में क्या है, जो पुराने बच्चे हैं। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं चैट में? काय बफरिंग? झूठ बोलते हो, बफरिंग कौन बोला? बफरिंग सब झूठे हो, बफरिंग वाले। इज दिस रिकॉर्डेड वीडियो? हब भग, लाओ गुरजीत सर को बुलाएं, सर ही ठीक करते होते हैं ये। सही हो गया भैया? ऐसा है, जिंदगी से मैं हो गई हूँ परेशान, ठीक है। अब ये बताओ सही हो गया कि नहीं हो गया? सही है अभी? अभी ठीक है? लाओ दोबारा एक बार देख लें, क्या जिंदगी में झंड। प्लीज़ मैम चेंज स्कूल टाइमिंग भी सेम हो रहा। तुम्हें स्कूल कौन लगाने भेज रहा है भैया? अभी सही है? चलो ठीक है, आगे पढ़ा रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं है अभी क्या चल रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड टीच यू। सही हो गया भैया? ऐसा है, जिंदगी से मैं हो गई हूँ ऐसा है कि अगर इतना लैग आएगा ना तो मैं ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगी, तुम लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा पढ़ने। आ जाओगे? हैं? ऐसा तो नहीं चल पाएगा जिंदगी में। कितना मेहनत करती हूँ यार मैं। तुम लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा पढ़ने। अब तो दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, बॉडी कैविटी का दूसरा नाम है सीलोम। सीलोम सुनने में बड़ा गंदा नाम लगता है, सीलोम क्या सीलोम, बट बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं, बहुत सारे एनिमल्स की बॉडी के अंदर सीलोम नाम की कैविटी मिलती है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सीलोम कैविटी एक फ्लूइड से भरी होती है, ठीक है, थोड़ा हल्का 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 हर जगह फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। सीलोम के अंदर जो फ्लूइड मिलेगा उसको सीलोमिक फ्लूइड ही तो कहेंगे ना। जो नलायक से नलायक बच्चा, वैसे नलायक बच्चा कुछ होता नहीं है, नलायक टीचर्स होते हैं, बट चलो बोलने में बहुत अच्छा लगता है। जो नलायक से नलायक बच्चा है उसको भी ये बात समझ में आ रही है, अंदर बॉडी खाली है, उसके फ्लूइड है, उसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब फायदा क्या है सीलोमिक कैविटी का बेटा? इसमें ना ऑर्गन्स फ्रीली ग्रो कर पाते हैं। अगर हम टाइट होते, ऐसे कैविटी नहीं होती, ऐसे ऐसे होते, गंदे गंदे से होते, तो ऑर्गन्स फ्रीली नहीं डेवलप कर पाते। देन बहुत फ्रिक्शन होता है ऑर्गन्स के बीच में, तो ये क्या है, ये फ्रिक्शन भी कम करता है सीलोमिक फ्लूइड, और ऑर्गन्स को थोड़ा सा दे हैव सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव। ऐसे तो मैं ऐसे मुड़ूँ तो अगर मेरे पास कैविटी ना हो जिसमें मेरे ऑर्गन्स एडजस्ट करते, मेरे तो ऑर्गन्स फट जाएंगे। मान लो मेरा पेन गिर गया, मैं उठाने के लिए नीचे झुकूँ तो मेरे तो ऑर्गन्स क्रश हो जाएंगे ना आपस में। बट सिंस आई हैव सम स्पेस फॉर द ऑर्गन्स टू मूव, ठीक है, तो इसीलिए मेरे लिए सीलोम बहुत अच्छी चीज़ है, सीलोमिक फ्लूइड भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये कैविटी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसा। ये बीच में क्या है, ये एक मसल है जिसे डायफ्राम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, इसको याद कर लो बेटा। जब बाबा रामदेव कपालभाति कराते ना
तो वो डायफ्राम को मूव कराते हैं ऐसे 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 ऊपर ऊपर। ये डायफ्राम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ऊपर वाली कैविटी को थोरासिक कैविटी। बहुत बार बता चुकी हूँ वैसे ये बात, लेकिन कोई बात नहीं, नए बच्चे भी बहुत सारे हैं। थोरासिक चेस्ट कैविटी, जिसमें कि तुम्हारे लंग्स मिलते हैं, यहाँ पे छोटू छोटू लिफाफे जैसे, यहाँ पे तुम्हारा दिल मिलता है, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में तुम्हारा स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन सब पड़ा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ा होता है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे यहाँ पे पड़े होते हैं तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स। इस कैविटी को बोलते हैं पेल्विक कैविटी। मतलब पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल का ही पार्ट है। अब जिनको लग रहा है बहुत सारी चीजें हो गई मैडम, याद नहीं हो पाएंगी, बेटा ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। थोरैक्स, थोरैक्स मीन्स चेस्ट एरिया, थोरैक्स। एब्डोमेन मतलब जस्ट ये वाला एरिया, ठीक है। एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पेल्विक कैविटी, यहाँ पे लड़कियों में पड़ी होती हैं ओवरीज, ठीक है, ठीक है। मेल्स में क्या पड़ा होता है, मेल्स में टेस्टिस तो नीचे पड़े होते हैं, यहाँ पड़े होता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमारे सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं कैविटी के अंदर। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे हम सांस लेते हैं, ये लंग्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ टॉपिक यूरिनरी सिस्टम है, तो मैं तुम्हें यूरिनरी सिस्टम से स्टार्ट कराऊंगी। नहीं, थोड़ा सा एक चीज़ और, मेरे को एक चीज़ और बतानी है। मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, यहाँ पे आके मान लो स्टमक है, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटेस्टाइन है। ये कैविटी अंदर से एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है मेरे बच्चों। अरे यहां से, ठीक है, कैविटी के अंदर 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 यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं। और हर ऑर्गन के बाहर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, ऐसे लाइट ब्लू में दिख रहा है, यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू है। तो मतलब कवर सा है यार, एपिथेलियल टिश्यू ये कवर सा है, ठीक है। कैविटी को अंदर से भी कवर कर रहा है, ऑर्गन को बाहर से भी कवर कर रहा है। मतलब सिलोमिक फ्लूइड जो है उसके दोनों साइड पे एपिथेलियल लेयर है, इधर भी एपिथेलियल लेयर है, इधर भी एपिथेलियल लेयर है। इस एपिथेलियल लेयर को हम पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। तो समझे, ये भी पेरिटोनियम है और ये भी पेरिटोनियम है, लंग्स के बाहर भी पेरिटोनियम है, हार्ट के ऊपर भी पेरिटोनियम है, हर एक ऑर्गन के ऊपर पेरिटोनियम है और कैविटी के अंदर पेरिटोनियम है, ठीक है। जो कैविटी के अंदर ये वाली पेरिटोनियम है, इसको बोलते हैं विस्सीरल पेरिटोनियम। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, ऊपर से हमें आशीर्वाद देते हैं ना, ऊपर ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो जीते रहो, तो ये ऊपर ऊपर से है, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है, थोड़ा सा दूर है। और पेरेंट्स हमसे थोड़ा डिस्टेंस भी रखते हैं, है ना, कि बेटा थोड़ा दूर ही रहो। तो पेराइटल पेरिटोनियम थोड़ा दूर है, और जो विसीरल ऑर्गन्स के ऊपर चिपकी हुई है। विसीरल ऑर्गन्स मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, विसीरल ऑर्गन्स का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर चिपकी हुई है, विसीरल ऑर्गन्स के ऊपर चिपकी हुई है, उसको बोलते हैं विसीरल पेरिटोनियम। बस ये लास्ट पॉइंट है इस डायग्राम का, अब जगह भी नहीं बची है। पेरिटोनियम, ये वाली बात किस किस को क्लियर हो गई है, बोलो। किस किस को नोट डाउन हो गई है, किस किस को क्लियर हो गई है, जल्दी बोलो। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बार फिर से करा दीजिए। करा दूंगी बच्चों, करा दूंगी। प्लांट किंगडम मुझे नहीं आती यार, ये जितना बच्चा बोलता है ना मैडम प्लांट किंगडम करा दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मैं जूलॉजी टीचर थी, मैंने बॉटनी बहुत पहले पढ़ाई थी, फिर मैंने बॉटनी पढ़ानी शुरू कर दी। मैंने सोचा चलो बच्चों को ज़रूरत है, पर यार कुछ चैप्टर मेरे को नहीं मजे आते यार पढ़ाने, मतलब मज़े तो मुझे आते हैं पर मुझे खुद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। लाओ नोट करो, नोट करो, नोट करो। इतनी बात क्लियर होगी। अब इस सब के अंदर हमारा यूरिनरी सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो देखते हैं। आओ दोबारा से मदन लाल बना ले, ये लो बढ़िया सुंदर मजेदार मदन लाल बनाओ, बनाओ बनाओ, अपनी कॉपीज में बनाओ।
इस बार थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप बन गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, बॉडी वॉल बना लूं। ठीक है, पेरिटोनियम बना लूं। ये पेरिटोनियम है, बनाओ बनाओ बनाओ। ये पेरिटोनियम है, बनाओ बनाओ बनाओ। कौन सी पेरिटोनियम है ये? अगर बॉडी वॉल के ऊपर लगी हुई है तो पैराइटल पेरिटोनियम है। तो हमारी किडनी यहां कहीं पड़ी होती है, समवेयर हियर, वेस्ट के जस्ट नीचे यहां कहीं पड़ी होती है, बैक साइड पे ऐसा। यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किडनी, ऐसे। ठीक है, अब सारे ऑर्गन्स पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर पड़े होते हैं, है ना, लेकिन किडनी बहुत अजीब है। किडनी की दिक्कत ये है कि ये पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर नहीं पड़ी होती। पैराइटल पेरिटोनियम कहता है बेटा तू बाहर निकल। ये पैराइटल पेरिटोनियम है, ये इसके ऊपर से ऐसे निकल कैसे जाता है, ऐसे। ये तो बहुत अजीब बात हो गई यार। सब कुछ जब पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर, ये रहा पैराइटल पेरिटोनियम, जब लंग्स इसके अंदर पड़े हैं, जब स्टमक इसके अंदर पड़ा है, जब लीवर इसके अंदर पड़ा है, तो भैया किडनी को यहाँ काहे भेज रहे हो? किडनी यहाँ पड़ी है यार, किडनी यहाँ पड़ी है नीचे, यहाँ पे काहे पीछे क्यों भेज रहे हो? मुझे नहीं पता बेटा क्यों भेज रहे हो, लेकिन देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स इन द बॉडी जो ऐसा होता है कि वो पेरिटोनियम के पीछे पड़े होते हैं, पेरिटोनियम के अंदर नहीं होते। ठीक है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी, यहाँ पे भी पेरिटोनियम है, इसके ऊपर विसीरल पेरिटोनियम है, वो अलग बात है, लेकिन पैराइटल पेरिटोनियम के पीछे पड़े होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। रेट्रो सॉन्ग्स होते हैं ना, जैसे पुराने सॉन्ग्स, रेट्रो पेरिटोनियल। किडनी इज अ रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। अब ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना नीट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यार तुम्हारे टेस्ट टू पूछ लेते हैं कि रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन क्या होता है। जो भी पैराइटल पेरिटोनियम के पीछे पड़ा हुआ हो, उसके आगे पड़े होने के बजाय, उसको रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत अजीब बात होगी। तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम में आता क्या क्या है, पहले एक बार देख लें यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है। यूरिनरी सिस्टम में फिर उसका फंक्शन देख लेंगे क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज आती हैं, ठीक है, इनसे 2 ट्यूब्स निकलती हैं जो कि सूसू लेके आती हैं, ऐसे। यूरिनरी सिस्टम का काम है सूसू बनाना, ठीक है। इन ट्यूब्स को बोलते हैं यूरेटर्स। 2 यूरेटर्स होते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा बैग होता है पॉलिथीन जैसा, जो कि सूसू कलेक्ट करता है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। 1 यूरिनरी ब्लैडर। और इसके नीचे एक ट्यूब होती है जो कि सूसू को बाहर निकालने में हेल्प करती है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। 1 यूरिथ्रा, ठीक है। सो 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिथ्रा। अब कभी कभी ना तुम्हारा पागल बनाते हैं एग्जामिनर। तुम्हारा पागल कैसे बनाएगा? यूरिनरी सिस्टम कंटेन्स 1 यूरेटर 2 यूरिथ्रा, ऐसा बोल देगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यूरेटर कौन सा है, यूरिथ्रा कौन सा है। यूरेटर ऊपर वाला है बेटा, जो किडनी से सूसू लेकर आएगा इस बैग में पॉलिथीन में भरने के लिए, ठीक है। तो ये 2 किडनी है तो 2 यूरेटर ही होंगी ना। 1 यूरिनरी ब्लैडर से 1 यूरिथ्रा निकलेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर की क्या जरूरत है भैया? सूसू स्टोर भी करेंगे ना हम। ऐसा तो नहीं है ना कि अब यूरिन तो हर समय बन रहा है, हर समय तुम्हारी बॉडी में यूरिन बन रहा है, तो क्या तुम हर समय यूरिन जा रहे हो? तो तुम मेरी क्लास नहीं देख पाओगे, तुम तो वॉशरूम में बैठे रहोगे या वॉशरूम में बैठ के क्लास देखोगे। ऐसा तो नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर ही है ना जो यूरिन बन रहा है। तो बेटा ये स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। इसका स्टोरेज जब भर जाएगा, 300-400 ml जब ये भर जाता है तो यूरिन हमारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम का तुम्हें समझ में आ रहा है कि बेसिक फंक्शन यूरिन बनाना है, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि यूरिन क्यों बनाना है, ठीक है भैया सूसू बनाना है, लेकिन सूसू क्यों बनाना है? वाई टू सूसू, ठीक है, ये भी बताऊंगी। लेकिन सूसू की थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आओ देख लें, जस्ट फॉर फन। ऐसा नहीं
जस्ट फॉर फन तो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन आती है नीट में। इससे एक दिन में कितना सूसू प्रोड्यूस करता है एक इंसान, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कितनी हैसियत है सूसू प्रोड्यूस करने के मामले में? 1 से 1.5 लीटर, ये एनसीईआरटी के शब्द हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। 1 to 1.5 लीटर, ये याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, नीट के लिए याद रखना है। पूछ लिया तो नीट में स्कूल के एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन, कितना सूसू प्रोड्यूस होता है बेटा? मैडम 5 लीटर। 5 लीटर तो टोटल ब्लड है बेटा तुम्हारी बॉडी में, टोटल ब्लड 5 लीटर। ब्लड में से ही सूसू बनता है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ से सूसू आता है? ब्लड में से ही, ब्लड में से जो गंदी गंदी चीज़ें ना उनको निकाल के सूसू बन जाता है, तभी तो हम सूसू को टच नहीं करते, गंदी चीज़ें हैं ना उसमें, गंदी चीज़ें क्यों टच करना है? ठीक है, जब कोई सूसू कर देता है, बच्चा सूसू कर दे है, सूसू कर दिया, तो सूसू हैज़ लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, लॉट ऑफ बैड थिंग्स जो आपकी बॉडी निकालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कितना सूसू प्रोड्यूस हो रहा है? 1 से 1.5 लीटर। किस कलर का होता है? कलरलेस टू येलोइश, येलोइश टू कलरलेस, ये तो हम सबको ही पता है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उसकी, क्यों स्मेल क्या होती है? हमारी ना बॉडी में अमोनिया बनता है, ठीक है, अमोनिया जो गैस होती है, तो हमारे सूसू में अमोनिया नहीं होता, हालांकि बहुत थोड़ा पार्ट होता है अमोनिया का, तो मेनली यूरिया होता है, लेकिन वो यूरिया डिग्रेड होकर अमोनिया बन जाता है। जब हम सूसू करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है, तो बेसिकली अमोनिया की स्मेल है। तुम पता है अमोनिया की स्मेल से जुकाम ठीक होता है? मेरे बायोलॉजी टीचर ने मुझे कभी पढ़ाया था जब मैं उनसे पढ़ती थी। तो अगर तुम्हें कभी जुकाम हो, कहते थे जाओ पब्लिक वॉशरूम्स में जाके ऐसे ऐसे कर लो तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, पीएच कितना होता है सूसू का? ब्लड का पीएच क्या होता है? अच्छा तुमको भोले बच्चे पीएच भी नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। पीएच का मतलब होता है बेटा तुम्हारा जो कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, चाहे वो सलाइवा हो गया, चाहे सूसू हो गया, चाहे ब्लड हो गया, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है कि वो न्यूट्रल है। इसका क्या मतलब बना? एसिड बेसिस हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना केमिस्ट्री में। एक होता है एसिडिक जिसका पीएच 7 से कम हो, एक होता है बेसिक जिसका 7 से ज़्यादा हो। जो 7 होता है वो न्यूट्रल है, जैसे अपना पीने का पानी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 7 है। ठीक है, हमारा ब्लड का पीएच भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 उससे थोड़ा ऊपर, प्लस माइनस 0.2 0.4 ऐसे चलता है, 7 से हल्का सा ऊपर ही रहता है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है हमारा ब्लड। हमारा सूसू एसिडिक है, इट इज़ 6.0 pH, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन आया था नीट में एक बार, क्यों है एसिडिक, क्वेश्चन ये आया था बेसिकली। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सूसू एसिडिक है। ठीक है तेजाब छिड़क रहे हो तुम हर पल, सोचो वॉशरूम में तेजाब छिड़क के आते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। 6, तो जितना ये नंबर कम होता जाता है उतना एसिड स्ट्रांग होता है ना, तो 6 वो नंबर है। क्यों है? देखो कोई भी चीज़ एसिड हाइड्रोजन आयंस की वजह से होती है। ठीक है, बहुत सारा हाइड्रोजन आयंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो हमारी बॉडी के लिए हाइड्रोजन आयन अच्छा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन हमारी बॉडी को भी एसिडिक कर देगा, और हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होना चाहता, हमारा ब्लड बेसिक रहना चाहता है। वो कहता है भैया डोंट यू डिस्टर्ब माई पीएच। तो जो भी हमारी बॉडी में एसिडिक H पॉजिटिव होते हैं, वो ह्यूमन जो फालतू का होता है वो उसको सूसू में डाल के फेंक के चलो बाहर जाओ, तो हमारा जो यूरिन है वो 6.0 हो जाता है। देन यूरिन एक बहुत फालतू का बेकार केमिकल प्रोड्यूस करता है, नहीं बॉडी प्रोड्यूस करती है, यूरिन उसको निकालता है, उसको यूरिया बोलते हैं। तो हमारा यूरिन कॉन्टिन्यूसली यूरिया निकालता रहता है बॉडी से बाहर। कितना यूरिया निकालता है यूरिन, ये भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 ग्राम यूरिया। ये सब एनसीईआरटी तुम्हें अब पर डे। अब बहुत बच्चा जो नया है, जो मेरी क्लास में नया है, वो ये कह रहा होगा कि यार क्या एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी क्या है? ये एनसीईआरटी बताती हूँ, पहले इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। तो अभी तक तुम लोग को ये समझ में आया कि यूरिनरी सिस्टम यूरिन बनाता है। यूरिनरी सिस्टम यूरिन क्यों बनाता है? क्योंकि यूरिन से हमें गंदी चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं, जैसे कि यूरिया, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस। अभी तक ये समझ में आ गया? तो अभी तक चलो इतना आ गया, वो बहुत है, अभी तक इतना ही समझाया मैंने। कुछ बताने लगी थी मैंने, लास्ट बात क्या बोली थी तुम लोगों को, क्या बताऊंगी मैं? हैं
मैम बच्चे कितना लीटर यूरिन करते हैं पता नहीं, मैं नाप के नहीं आई यार कभी, मेरे को नहीं पता, ये एडल्ट्स का है यूरिन, बच्चों का यूरिन कंटेंट। तुम्हारा छोटा भाई बहन है, किस दिन बैठ जाना कटोरा लेके फिर मेजर कर लेना। हाँ एनसीईआरटी क्या है, हाँ सही बताया, जो बच्चा पूछ रहा है एनसीईआरटी क्या है, ये एनसीईआरटी 10वीं वाले बच्चों जो तुम यहाँ पे हो, 11वीं वाले बच्चों, 12वीं वालों को तो अकल आ जाती है दो ठोकरे खा के। एनसीईआरटी भगवान है, एनसीईआरटी तुम्हारी गीता है, तुम्हारी रामायण है, तुम्हारी कुरान है, तुम्हारी बाइबल है, जो भी तुम रिलीजन से बिलोंग करते हो, तुम्हारी मोस्ट होली बुक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, बाहर से कितना भी डैश 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 पढ़ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। कोई तुम्हें कितना भी बहका ले, मेरे मॉड्यूल्स पढ़ लो, हाँ मैंने तो इतने क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस तो जितने प्रैक्टिस करोगे अच्छी बात है, मैंने तो 100 पेजेस का मॉड्यूल निकाला है एक चैप्टर का, कोई तुम्हें कुछ भी कह ले, मेरे साथ पढ़ोगे तो रैंक ज़्यादा आ जाएगा। बच्चों नीट क्लियर उसका होगा, रैंक उसका आएगा जिसको एनसीईआरटी आएगी, जिसको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रटी हुई होगी, लाइन रटी हुई होगी, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, एनसीईआरटी की लाइन उठा के आ जाता है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अगर तुमने इसके बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो तुम्हारा नीट में कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के रखो। हालांकि मैं भी एनसीईआरटी लेके आया करूंगी, मैं लाइन बाय लाइन करके तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी, क्योंकि लाइन आएगी वहीं से आएगी। मैं भी कभी कभी पढ़ती हूँ, मैं सोचा अच्छा ये तो मैंने लाइन पढ़ी ही नहीं थी, अगर नीट में आ जाता तो मैं क्या करती। हालांकि नीट का पेपर मुश्किल नहीं आता, वो तो गनीमत मानो, ठीक है। नीट का पेपर अगर तुम एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ लेते हो ना नीट से पहले, तो तुम्हारा काम बन जाता है। 5-6 बार पढ़ लो एनसीईआरटी को। जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बार पढ़ते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। जिनका नीट क्लियर होता है वो 5-6 बार पढ़ते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो हर चैप्टर को 10 बार पढ़ लेते हैं ध्यान ध्यान से, ठीक है। अगर एग्जामिनर मुश्किल क्वेश्चन बनाने पे आए तो वो एनसीईआरटी से कितने भी मुश्किल क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि एक एक लाइन पे क्वेश्चन बना सकता है यार वो। तुम क्या कर लोगे? तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है जाके, जो मैंने पढ़ा दिया एनसीईआरटी से पढ़ो। मेरा जो लेक्चर है वो सिर्फ इतना काम करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा, आपका इंटरेस्ट बना देगा उस टॉपिक में, आपको पढ़ने का मन करने लग जाएगा एनसीईआरटी से, क्योंकि आपको एनसीईआरटी समझ में आने लग जाएगी। लेकिन पढ़ना आपको है, मैं एक बार यहाँ पे पढ़ा भी दूंगी, आपको ये लाइन बाय लाइन मीनिंग भी बता दूंगी, लेकिन पढ़ना आपको है, रिवीजन आपको करनी है। नोट्स भी मैं बना के दे दूंगी, लेकिन मेरे नोट्स से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने ही पड़ेंगे। जो टीचर ये कहता है मेरे नोट्स से पढ़ लो सब हो जाएगा, नहीं हो सकता बेटा। जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक नहीं याद होगा। जब तुम्हें याद ही नहीं होगा तो तुम नीट में करोगे क्या? तुम्हारा टीचर थोड़े पे जाएगा नीट का पेपर देने यार, तुम ही तो करोगे ना जो करोगे। काहे क्यों नहीं समझते ये बात? तो ये सब एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो ये सब लिखना है, ये सब याद करना है, सब कुछ, और एनसीईआरटी पढ़नी है उसके बाद जाके, ओके। सो ये है सिचुएशन। अब थोड़ा सा हम आगे डिटेल में बात करना शुरू करेंगे। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, पहली बात तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के और बहुत काम है, ये तो सिर्फ एक काम है, लेकिन अभी एक पे फोकस कर लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे बाकी। यूरिया पे आते हैं। ये इतना यूरिया बनता कहाँ से भाई? रोज रोज इतना यूरिया लाते कहाँ से हो निकालने के लिए, ठीक है। तो यूरिया निकालने के लिए बेसिकली तुम्हें लग रहा है यूरिनरी सिस्टम है अभी, तो अब हम ये बात करेंगे ये यूरिया कहाँ से बनता है। आओ पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्सक्रीशन क्या होता है। बेसिकली यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा ऐसा। बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की एक्टिविटी लिख देती हूं, रिमूवल ऑफ ऑब्वियसली फ्रॉम द बॉडी, मंदिर में से तो निकालोगे नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कि वो तो मैडम ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म।
ये दिखता है ना, ये कलर दिख जाता है, दिख जाता है, वैसे इतना बढ़िया नहीं दिखता बट चलो। मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। हालांकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है बायोलॉजी इज टोटली डिफरेंट, ये नो, इट इज़ नॉट डिफरेंट। बायोलॉजी स्टेम्स फ्रॉम केमिस्ट्री। आपके कभी जब ह्यूमन बींग्स नहीं थे, जब सेल्स भी नहीं थे, तो सिर्फ केमिस्ट्री थी, केमिकल रिएक्शंस थे, सी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे। केमिकल रिएक्शन से सेल्स बने हैं। सेल्स के अंदर आज भी हजारों केमिकल रिएक्शन एक समय पर चल रहे हैं। योर बॉडी इज फुल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? A + B = C या D = E + F। कोई चीज़ जुड़ के कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट के कोई चीज़ बन रही है, ये केमिकल रिएक्शन है। इन केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। लिख लो। मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन। जितना केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है उसको टोटल मिला दोगे तो मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द बॉडी। लिखो, कॉपी में लिखो, ठीक है जी। तो दो प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, आज सीख लो, सीखना तो है ही है। जो जुड़ के कोई नई चीज बना दे इन्हें बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जो किसी चीज को काट के कोई छोटी चीज बना दे इन्हें बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जिन्हें याद करना आसान है। तो ये दो प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। कैटा से काटने से याद रख सकते हो ना, काटना, छोड़, बड़ी चीज को काट लिया। तो बेटा जब ये बॉडी में इतना केमिकल रिएक्शन मचा रहा है ना, 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 जो भी है, 1 से 2 से 1 भी बन सकता है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों हो सकता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट निकल रहा है बॉडी में जो कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब तुम फैक्ट्री में चेयर बनाते हो मान लो, तो चेयर का जो बुरादा है वो वेस्ट है ना, वो नहीं काम आएगा ना। चेयर तो बन गई बट कुछ वेस्ट मटेरियल निकल गया। तुम फैक्ट्री में कोई केमिकल बनाते हो तो उसमें वेस्ट निकलता है ना, पानी गंदा हो जाता है, वेस्ट वाटर निकलता है। वैसे ही जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस निकलते हैं जिनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। सो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम है एक्सक्रीशन। तो क्या डेफिकेशन भी एक्सक्रीशन है? डेफिकेशन मतलब पॉटी, पॉटी मतलब क्या ये भी एक्सक्रीशन है? नहीं, ये एक्सक्रीशन नहीं है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है आपकी बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज टोटली डिफरेंट। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लेंगे एक बार। मैम यू आर अ लेजेंड। इतनी बकवास करते हो ना तुम लोग। 4 दिन क्लास नहीं लेते हो तो बोलते मैडम यू आर लाइक हेल, यू आर लाइक शीट। मैडम, मैडम आप क्या करती हो मैडम, यू वेस्ट आवर टाइम। एक दिन क्लास ले लो तो मैडम यू आर लेजेंड, मैडम यू आर अनबिलीवेबल मैडम। कैसा बच्चा है रे तुम। लिख लिया? सुनो भी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने का प्रोसेस माने जो मेटाबॉलिज्म से बची हुई फालतू चीज़ें हैं उसको निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत है भैया ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे कि ये है तुम्हारा सेल,
तुम सेल्स से बने हुए हो, ये तो पता होगा सबको। तुम्हारी बॉडी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब तुम कहोगे मैडम टिश्यू से बने थे हम तो। बेटा टिश्यू भी तो सेल से बनता है ना। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से बनता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स नाम के सेल्स से बनता है। और भी प्रकार के सेल्स होते हैं। क्या बच गया? मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सेल्स से बनता है। सब तुम सेल्स हो, सब सेल्स हो, ठीक है। एक तो तुम सेल से बनते हो, एक तुम बनते हो क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल से। हालांकि बायोमोलिक्यूल से ही सेल बनता है, लेकिन सेल के बाहर भी हमें बायोमोलिक्यूल मिलता है। जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन की लेयर जम गई, तो कभी कभी नॉन सेलुलर लेयर्स भी होती हैं बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन की लेयर जम गई, फैट की लेयर जम गई, तो फैट भी हालांकि सेल्स होते हैं। सिखाऊंगी तुम्हें, सिखाऊंगी कभी कभी, खुद ही बोलते बोलते मैंने सिखाऊंगी। बॉडी बनी है सेल से। सेल इज़ लाइक अ फैक्ट्री। सेल को चाहिए एनर्जी। सेल कहता है मैं काम नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता जब तक मैंने एनर्जी नहीं मिलेगी। अब तुम सेल में ड्यूरासेल की बैटरी नहीं डाल सकते, इसको अपने प्रकार की एनर्जी चाहिए जैसे इसको चाहिए। तो तुम एनर्जी कैसे निकालते हो? तुम आग जला देते हो, है ना, लकड़ी को जलाते हो तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी निकल जाती है। वैसे ही हम हर सेल के अंदर एक कार्बन सोर्स को जलाते हैं। कार्बन सोर्स क्या हुआ भैया? जो लकड़ी है वो भी कार्बन सोर्स है। कार्बन को जलाओगे तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। कार्बन सोर्स जनरली हमारा ग्लूकोज होता है यहाँ पे। ये कहाँ से आता है सिखाऊंगी। बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ये कहाँ से आती है सिखाऊंगी। आप एनर्जी रिलीज करते हो, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? एटीपी। छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों लिख रही हूँ मैं ये? बहुत शौक है मुझे। नीट में आता है बेटा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है? एटीपी। बट कोई भी चीज़ जब जलती है तो वेस्ट गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है ना। तो यहाँ पे ये वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया फालतू में, तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इसका क्या करते हैं बेटा? इसको तुम सांस जब बाहर छोड़ते हो तो निकाल देते हो, पूरी बॉडी की CO2 इकट्ठी करके, ठीक है। तो इतना CO2 जब तुम छोड़ते हो बाहर, क्या होता है भाई? ऐसे तो दुनिया में बहुत CO2 जमा हो जाएगा। CO2 अच्छी गैस थोड़ी भी होती है, CO2 गंदी गैस होती है। मतलब थोड़ी लिमिट में तो अच्छी होती है, ज़्यादा में तो गंदी होती है, बहुत ज़्यादा। क्यों गंदी होती है? क्या करती है CO2? CO2 हमारे अर्थ के अराउंड ब्लैंकेट बना लेती है, ब्लैंकेट, ठीक है। जितना तुम CO2 निकाल रहे हो, सोचो कितना CO2 निकल रहा है यार। पूरी दुनिया का जानवर सांस ले रहा है, सब CO2 छोड़ रहा है। प्लस अब तो एक अलग प्रकार का जानवर सांस ले रहा है दुनिया में, ऑटोमोबाइल्स, तुम्हारी कारें। वो क्या करती हैं? कार्बन सोर्स जलाती हैं, उनका कार्बन सोर्स अलग है। हम पेट्रोल नहीं पीते, हम खाना खाते हैं, है ना, लेकिन उनका कार्बन सोर्स पेट्रोल डीजल है, वो भी CO2 रिलीज कर रही है। तो ये इतना CO2 क्या करता है? ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ब्लैंकेट बना लेता है ऐसे, और ब्लैंकेट बना के क्या करता है? सन की हीट को ट्रैप कर लेता है। जैसे सन की हीट आती है ना, तो वापस नहीं जाने देता इसको, रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ पे अर्थ पे फेंक देता है। इसे क्या बोलते हैं? हालांकि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये इकोलॉजी का पार्ट है, पर इकोलॉजी भी तो पढ़नी है ना, सिलेबस में तो है ही है ना, जाननी तो है ही है, तो जान ही लो। तो ये CO2 का ब्लैंकेट जो होता है ना, CO2 ये हीट ट्रैप कर लेती है, तो इससे हमारी धरती पे गर्मी बढ़ती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो हीट ट्रैप कर लेती है? बहुत सारे बच्चों को पता है, ये बहुत कॉमन फिनोमिना, 10वीं 9वीं में भी तुम पढ़ते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हो ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? जो ग्रेटा थनबर्ग चिल्ला रही है गर्मी बढ़ रही है, तुम हमें मार डालोगे, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इन्होंने, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो फिर क्या सांस लेना छोड़ दें? क्या तुम सांस लेना छोड़ दोगे? बोलो मैडम फिर बंद कर दें CO2 रिलीज करना, आप कहती हो तो। नहीं बेटा, CO2 सांस लेना मत बंद करो, लेकिन थोड़ी ऑटोमोबाइल्स कम कर लो। एक घर में 2 गाड़ियाँ, 1 गाड़ियाँ बहुत है, अगर पैसा है तो ज़्यादा मत रखो, 4-5 गाड़ियाँ मत रखो, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर लो, साइकिल, छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए साइकिल यूज़ कर लो, है ना, वो वाला कम कर लो। तो जितनी तुम CO2 रिलीज़ करते हो कहीं तो जाती होगी ना ये बेटा। बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे, ये भी हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर में। ये CO2 ये भगवान है बेटा, प्लांट्स भगवान है। CO2 जो है ये भगवान लोग ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं और इससे अपना फूड बना लेते हैं। इतने चमत्कारिक लोग हैं ये,
हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से ये अपना फूड बना लेते हैं, CO2 लेके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यही ग्लूकोज ये फ्रूट्स में डाल के आपको वापस कर देते हैं। तो तुम इन्हें गंदी गैस देते हो, ये उसको कन्वर्ट करके तुम्हारे लिए एप्पल बना देते हैं और तुम्हें कहते हैं लो बेटा एप्पल खाओ। तो पेड़ नहीं काटने हैं, ये भगवान है, ऐसे और कोई भगवान नहीं है, सृष्टि ही भगवान है। इसको अगर काटोगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी वेस्ट गैस लेके उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यूज़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको एप्पल में भर के तुम्हें ही दे रहे हैं। ठीक है, चलो टॉपिक तो मेटाबॉलिक वेस्ट का था, इस पे आ गया। बट ये भी तुम्हारे नीट का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, बना लो, मजे करोगे। ये तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट था। तो CO2 का रिमूवल किडनी से नहीं होता, CO2 का रिमूवल लंग्स से होता है। तो इसके लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पे जिस मेटाबॉलिक वेस्ट की बात कर रहे हैं यूरिया, वो बताती हूँ तुम्हें कैसे बनता है, ये नोट कर लो पहले। पेड़ों को पूजा भी जाता है भाई, पूजा करो, अपने घर आसपास पेड़ लगा लिया करो, ठीक है। मोटे हो गए मैम, शर्म आती तुम्हें ये बात बोलते हुए? हैं ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं मैडम आप इतनी सुंदर कैसे हो, ऐसे बोलते होते हैं। मैडम पतली होती जा रही हो, ऐसे बोलते हैं। आई एम कोविड पॉजिटिव। कोई बात नहीं बेटा, ये समय भी निकल जाएगा, ध्यान रखो बस अपना। टेक माई नेम, क्यों भाई? प्लस पे कब आओगे? आ जाऊंगी बेटा, आ जाऊंगी। मैम मेरा एक बार नाम ले लो, अंकित कुमार, 4th ईयर BAMS। चलो अंकित कुमार इतनी बड़ी बड़ी स्माइलीज भेज रहा है, रोने वाली। अंकित कुमार की जय हो। चलो आगे देखते हैं। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, देयर इज अनदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो इसका कि इस चैप्टर से बहुत लेना देना है। इट इज कॉल्ड यूरिया। अब यूरिया क्यों प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, ठीक है। फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अभी तुम कह रहे थे मैडम सेल मिलते हैं, अभी तो मैडम आपने कहा सेल मिलते हैं। अभी आप क्या बोल रहे हो बेटा? सेल ना, सेल चीज़ों से बनते हैं। ये सेल है ना, तो सेल की ये जो वॉल है ना, सेल वॉल नहीं सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, जो ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ रहे हो? ये लिपिड की बनी होती है प्लस प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, अंदर ऑर्गेनेलीज है ऐसे ऐसे करके, मान लो न्यूक्लियस है, इनकी कवर्स भी, इनके जो कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी लिपिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। देन सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो कि केमिकल रिएक्शंस को हेल्प करते हैं बनने में, वो भी प्रोटीन्स होते हैं बेटा, समझ रहे हो? देन सेल को तुम्हें पता है क्या चाहिए होता है, फूड ATP बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, तो सेल के पास ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी तो सेल्स से बनी हुई है, लेकिन तुम्हारे सेल्स छोटे छोटे केमिकल्स से बने हुए हैं, जिनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ बायोमॉलिक्यूल्स? बहुत मस्ती चढ़ी है मुझे? नहीं बेटा, +1 में चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स का, तो सीख लो। पूरी बायोलॉजी में सिर्फ तुम्हें चैप्टर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि तुम उनको अलग अलग करके पढ़ सको। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग हैं, नहीं बेटा, सब कुछ यही है। जो लिखवा रही हूँ सब कुछ लिखो, ध्यान से सुनो। बायोमॉलिक्यूल्स से सेल्स बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिपिड्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, DNA होता है बायोमॉलिक्यूल्स, RNA होता है बायोमॉलिक्यूल्स। DNA RNA को मिला के बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। नहीं भी पता तो भी लिख लो, ये नोट्स आगे जाके तुम्हारी जिंदगी बनाएंगे ना, समझ रहे हो? तो इस प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। हालांकि इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन मैं तब करा दूंगी जब करनी होगी। अब क्या है, प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं
तो प्रोटीन्स एक्चुअली चेन होती हैं, ऐसे जैसे मोतियों की माला होती है ना, वैसे चेन होती है प्रोटीन। ऐसे किस चीज़ की चेन है बताती हूँ। दिस इज अ प्रोटीन। अब तुम कहो मैडम यूरिया पढ़ा रही थी, बेटा यूरिया ही पढ़ा रही हूँ, सुन लो। प्रोटीन की जो चेन है ये बनती है छोटे छोटे सब्सटेंसेस जिनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को मिला मिला के प्रोटीन बनता है। अभी सुनो, अमाइनो एसिड्स और या प्रोटीन्स तुम खाते रहते हो, तुम दालें खाते हो उसमें प्रोटीन होता है, तुम एग खाते हो उसमें प्रोटीन होता है, मिल्क पीते हो प्रोटीन होता है। तो नया प्रोटीन बॉडी में आता रहता है, पुराना बासी प्रोटीन जो खराब वो निकलता रहता है बॉडी से, बॉडी प्रोटीन तोड़ती रहती है। तो मान लो ये एक पुराना प्रोटीन है, तो बॉडी इसको कैसे तोड़ती है, पहले तो इसका एक एक अमाइनो एसिड रिमूव करती है। ठीक है, ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन का, कैसे, एक एक अमाइनो एसिड को रिमूव करती है, निकाल दिया। अब एक अमाइनो एसिड जो मैंने गोला बनाया है, अमाइनो एसिड को ऐसे लिखते हैं बेटा, ये थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, अमाइनो एसिड को ऐसे लिख देते हैं, ए लिख के ऊपर एक लाइन मार देते हैं अमाइनो एसिड। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। वो कैसा दिखता है, कोई भी अमाइनो एसिड ऐसा दिखता है, देखो कार्बन बीच में, उसके 4 ऐसे, इधर COH लगा लो। क्या ये सिलेबस में है या मैं अपनी मस्ती में पढ़ा रही हूँ? क्या ये सिलेबस में है? क्या ये सिलेबस में है? बताओ तो ज़रा कमेंट में, क्या ये सिलेबस में है? मैम आप प्लस पर कब सिखाओगी? अरे सिखाऊंगी ना, अभी तो आई हूँ, प्लस का कोर्स बना लेती हूँ। बायोमॉलिक्यूल्स में भाई, बायोमॉलिक्यूल्स में। टेलीग्राम चैनल का नाम बेटा रितु रत्तेवाल ही है, रितु रत्तेवाल ही है, RITU, रितु रत्तेवाल। अच्छा, जिसको प्लस लेना है, जिसको प्लस लेना है, ऋतु कोड यूज़ करें तो बता ही दिया। ये नंबर लिख लो, ये नंबर पे आप प्लस लेने के लिए यदि क्वेश्चन है तो फ़ोन करोगे, ऐसे फ़ोन नहीं करोगे, अरे रितु मैडम से बात करा दो, मेरी टीम बोलती है मैडम तो नहीं है, अरे मैडम बोली थी फ़ोन करना है, नहीं मैडम ने ऐसा नहीं बोलता, मैडम ने कहा था प्लस पे अगर कोई क्वेरी है प्लस के लिए, आप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसकी हेल्पलाइन है, हम उसके लिए बैठे हुए हैं। नहीं मैडम से बात करा दो एक बार, हम मैडम से बात करेंगे और किससे बात नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठीक है, देन ये नहीं रात को 2 बजे मैडम से बात करा दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, टाइम से फ़ोन करो, मैं तुम्हें टाइम देती हूँ अप्रॉक्सीमेटली। अभी टाइम है 10 AM से 6 PM के बीच में। नंबर है 9877426811। ये हेल्पलाइन अभी 2-3 दिन में चालू कर दूंगी मैं, अभी चालू नहीं हुई है, अभी से मत फ़ोन करना शुरू कर देना। ठीक है, 2 दिन रुक जाओ, तो 2-3 दिन में चालू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्लस से रिलेटेड क्वेरी है तो आप 9877426811 पे कॉल कर सकते हो। सिलेबस का पार्ट है, बायोमॉलिक्यूल्स में है। तो ये बेटा हर अमाइनो एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर है, एक साइड में एक एसिडिक ग्रुप, एक साइड में बेसिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको थोड़ा सा पता है। ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसका नाम अमाइनो एसिड है। एक साइड अमाइनो ग्रुप है, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, H और यहाँ पे X लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बहुत प्रकार का अमाइनो एसिड है, 20 प्रकार का अमाइनो एसिड है जो आपका प्रोटीन बनाता है। ये क्या नीट का क्वेश्चन है? हाँ बेटा नीट का क्वेश्चन है। देयर इज 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच मेक ऑल द प्रोटीन्स इन दिस वर्ल्ड। 20 टाइप्स, ये लिख लो नोट करने को, क्या पता आज पढ़ाई हुई बात कभी नीट में हेल्प आ जाए। 20 क्वेश्चन आ चुका है क्या नीट में? आ चुका है। तो बेटा ये X चेंज होता रहता है, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, अब जब हमने एक पुराने प्रोटीन को तोड़ा, उसका अमाइनो एसिड टूट गया, अब इस अमाइनो एसिड को भी हमें रिमूव करना है बॉडी से। तो हमारी बॉडी कभी भी फालतू खर्चा नहीं करती। हमारी बॉडी कहती है जो चीज़ की यूज़ हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है, वो रीयूज़ कर लो, जो फालतू है उसको निकाल दो। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस अमाइनो एसिड को लिवर नाम के ऑर्गन में लेके जाती है। दिस इज ह्यूमन लिवर। ठीक है, और बॉडी देखती है कि अच्छा अब अमाइनो एसिड का क्या करें। देखो ये अमाइनो ग्रुप होता है वेस्ट, फालतू, तो इसको यहाँ से निकाल लेती है। ये बढ़िया चीज़ है, इसका बॉडी यूज़ कर सकती है इस पार्ट का। इसको
अगेन ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकती है, कभी कभी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकती है। भैया लिवर भी भगवान है, एक अलग प्रकार का भगवान है, लिवर कुछ भी कर देता है। अमाइनो एसिड को तोड़ के कभी कभी ग्लूकोज में चेंज कर पाता है जब ज़रूरत हो, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज का फॉर्मेशन एक ऐसे सोर्स से जो कि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत बच्चों के लिए नई टर्म है और 10वीं वालों का तो दिमाग ही फट गया होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिख लो, कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ाएंगे। क्या ये नीट में आ चुका है? हाँ जी मैडम, हम तो नीट ही नहीं देंगे, आप छोड़ दो, मैं तो दूंगा ही नहीं। सब है, बार बार रिपीट होती है बातें। एक बार बता दी तो एक बार मैं एक्सपेक्ट थोड़ी भी करती हूँ कि तुम लर्न कर लोगे। लिख लो, ये है फालतू चीज़, अमाइनो ग्रुप। इसको कहती है बॉडी, इसको निकालो बाहर। अमाइनो ग्रुप को निकाल लिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। डी मतलब निकालना, एमिनेशन, अमाइनो ग्रुप को निकालना। कहाँ हो रहा है ये? लिवर में। ठीक है, इसको अब यहाँ पे CO2 भी बन रहा है ना। CO2 तो हर सेल में ही बनता है, तो यहाँ पे अब मैडम लिवर भी सेल का बना हुआ है क्या? हाँ बेटा, सारे ऑर्गन सेल के बने, बिना सेल के कोई ऑर्गन नहीं बनता। ये भी सेल से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, और ये भी सेल के अंदर ही हो रहा है। जो मैं ये बातें बता रही हूँ ये सब सेल्स के अंदर ही हो रहा है। लिवर के सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं बेटा, लिख लो। क्या ये हमारे सिलेबस में है? हिपैटोसाइट्स। गैस, CO2 सेल से CO2 तो निकल रही है ना, वेस्ट गैस है ये। CO2 और ये अमाइनो ग्रुप में पहले कुछ H लग जाता है, अमोनियम बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। ये जुड़ के एक केमिकल साइकिल में चले जाते हैं। साइकिल की चिंता मत करो, क्या होता है साइकिल का, सिर्फ इतना मतलब है कि ये एक केमिकल से दूसरे केमिकल के रूप में चेंज होते रहते हैं। इस साइकिल को यूरिया साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यूरिया साइकिल लिवर में चलता है। इन दोनों को मिला के इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है NH2 जो यहाँ से आया है, CO जो यहाँ से आया है, फिर से NH2, इसे यूरिया कहते हैं। तो यूरिया समझे कैसे बना है? इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ, इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तोड़ते हैं तो कैटाबॉलिक, काट देते हैं ना, रिजल्ट ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। एंड देन फर्दर यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ये दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बना रही है। एनाबॉलिक होता है जब दो चीज़ जुड़ के एक चीज़ बनाती है। तो यूरिया इज फॉर्म्ड सो दैट अमोनियम आयन कैन बी रिमूव्ड। मैम व्हाट अबाउट 2021? हाय 2021 कितना पढ़ा चुकी हूँ भाई, कितने तुम्हें सारा चैप्टर पूरा कर चुकी हूँ। लेकिन चिंता मत करो, वन शॉट बनाऊंगी तुम्हारे लिए। वन शॉट में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है यार, बना रही हूँ, वन शॉट बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, ठीक है, चिंता नहीं करो। ये यूरिया बॉडी से निकालने के लिए यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में बात आती है, मैडम यूरिया क्यों बना रही हो आप? ये दिमाग में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो तुम सोच नहीं रहे हो ढंग से। तुम्हारे दिमाग में हर बार में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों क्यों। अब देखो, हर क्यों का आंसर मेरे पास नहीं होगा भैया, मैं भगवान नहीं हूँ ना, सिर्फ पेड़ भगवान है। मेरे पास जो चीज़ों का आंसर होगा मैं बता सकती हूँ, जिन चीज़ों का आंसर नहीं होगा कोई बात नहीं, हम गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपके नीट के सिलेबस में नहीं होगा तो भी आप सर्च कर सकते हो, सिर्फ जानने के लिए क्यों। तो आप सीधा अमोनिया भी तो निकाल सकते थे ना बॉडी से, यूरिया बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो ये क्वेश्चन हम अगली बार आंसर करेंगे कि अमोनिया डायरेक्टली क्यों नहीं निकलता, यूरिया क्यों निकलता है। देन यूरिया लिवर में बन रहा है, किडनी तक कैसे पहुंचा भैया, है। देन क्या कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनसे अमोनिया डायरेक्टली निकल जाता है, ठीक है, विद सुपर पावर्स एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मज़ा आ रहा है तो आ जाना वापस, मैं तुम्हें शेड्यूल दे दूंगी इस चैप्टर का, कितने बजे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। आज तो मेरे को 10 बजे इसलिए करनी पड़ी, कल का कैंसिल हो गया था ना, तो आज करनी पड़ी। सो मैं तुम्हें शेड्यूल दे दूंगी कब मैं पढ़ाऊंगी। अगर मज़ा आ रहा है तो पढ़ने आ जाना,
अगर स्कूल का टाइमिंग या कुछ क्लैश कर रहा है तो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। अगर रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें लगता है धीरे है तो तुम 1.5x स्पीड तेज़ करके देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें वैसे बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है तो देख लेना। इट्स योर विश, इट्स योर चॉइस, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसकी असाइनमेंट्स आपको मिला करेंगी। मैं पिछले साल मैंने ये गलती करी है कि मैंने यूट्यूब पे असाइनमेंट्स नहीं दिए, तो असाइनमेंट्स देती तो बच्चों का स्कोर और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता, जो अभी हुआ है। हालांकि बहुत बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया, बट आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स टू स्कोर दैट। सो मैं असाइनमेंट्स भी देना शुरू करूँगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। रितु रतेवाल नाम का टेलीग्राम है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स वगैरह जब भी मैं दूंगी वहाँ पे डाल दिया करूँगी। और बस आज के लिए बस मज़े करो, जाओ ऐश करो, बाय बाय, आई सी यू। ए वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लग रहा है तो बहुत खुशी मिलती है यार, दिल में बहुत धक धक हो जाती है लाइक्स देख के तुम लोगों के। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चलो बाय। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, वैसे तो तुमने किया ही हुआ है, आई नो। चलो बाय, सी यू, थैंक यू।